नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। हाईवे इंजीनियरिंग में मैंने आपको 6 लेक्चर पढ़ा दिए थे। आज मैं उसी सीरीज़ में 7वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। 7वें लेक्चर में मैं आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त कर दूँगा। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और चूँकि यह चाहे जहाँ जो टीचर पढ़ाए, चाहे जहाँ से आप पढ़ें, बुक से भी पढ़ें, तब भी यह बहुत लंबा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ कंपटीशन में भी यह पूछा जाता है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश की है और विस्तार से आपको बताने की प्रयत्न किया है। आज मित्रों, जो बाकी बचे पोर्शन में है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कुछ आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वह सब आज पढ़ेंगे और उसी के साथ ही इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बाह्य उत्थान, सुपर एलिवेशन और बैंकिंग। सुपर एलिवेशन को हिंदी में बाह्य उत्थान बोलते हैं, इंग्लिश में इसका एक दूसरा नाम है बैंकिंग। होता क्या है मित्रों, जब हम सड़क के पर मोड़ पर होते हैं तो उसमें कैम्बर नहीं दिया जाता है। कैम्बर ना देने की वजह से जो अपकेंद्री बल है उसको, और कर्व पे अपकेंद्री बल उपजते हैं, उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए हम सड़क का बाहरी किनारा भीतरी किनारे की अपेक्षा क्या करते हैं, कुछ ऊपर को उठा देते हैं। इसी जो किनारे को उठाते हैं, यही कार्य जो है वो क्या कहलाता है, बाह्य उत्थान कहलाता है, या आपका बैंकिंग कहलाता है, या सुपर एलिवेशन कहलाता है। इसको बाहरी किनारे को कैंट भी बोल सकते हैं और हिंदी में आप इसको बाह्य उत्थान के नाम से जान सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाऊंगा, इस फिगर के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि बाह्य उत्थान कैसे होता है, क्योंकि जब हम इमेज देखते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा समझ में आता है और अगर हम उसका वीडियो देख लेते हैं तो वह मुझे और भी ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप बुक से तो ज़रूर पढ़िए, लेकिन उसके पहले आप YouTube क्लासेस में आकर पूरी तरीके से आप उसको पूरा वीडियो देखिए। हमारे चैनल का आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें जो टीचर एक एक बात समझाते हैं उसको समझिए और उसके बाद उनके दिए गए नोट्स को पढ़िए। आपको किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। यह फिगर मैंने बनाया है जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सुपर एलिवेशन क्या है। सुपर एलिवेशन में आप देखेंगे जैसे कि ये आपकी एक रोड है और यह कर्व पे रोड है, तो ये इस तरीके से आपका कर्व है यहाँ पर मुड़ा हुआ। अब इसका एक सेक्शन दिखाया गया है जहाँ पर ये आपका जो भीतरी पोर्शन है यह एकदम लेवल में है और ये वाला पोर्शन हल्का सा आपका क्या किया गया है, ऊपर उठा दिया गया है। ठीक है, और कितना उठाया गया है, अगर ये लेवल है तो इस वाले पोर्शन को चाहे आप ये कह सकते हैं इसको गिरा दिया गया या इसको उठा दिया गया। कोशिश किसी को नीचे, इसको गड्ढा खोद के नीचे नहीं किया जाता है, जबकि इस लेवल को उठा दिया जाता है। तो जो ये पोर्शन का जो लेवल से गैप बचता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं हम, ई से करते हैं। यह इसका भीतरी किनारा है, यह इसका बाहरी किनारा है, आउटर एज है। यहाँ पर ये ड्रेन है, यह इधर आपकी ड्रेन है। ये आपका सड़क है और सड़क को इस तरीके से उठा दिया गया है। किस लिए, क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव को क्या कर सकें, समाप्त कर सकें या उसके प्रभाव को कम कर सकें। मित्रों, एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा, जब भी सुपर एलिवेशन दिया जाता है तो उसके मेथड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको ने रोड का एक किनारा उठा दिया और बाद में अपने मन के हिसाब से, मन मुताबिक उसका एक किनारा फिर डाउन कर दिया, तो ऐसा नहीं करते हैं। उसका एक मेथड है, प्रॉपर मेथड्स के हिसाब से सुपर एलिवेशन के किनारों को उठाया जाता है। ठीक है, तो आपको बाह्योत्थान से होने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में क्या है कि बाह्योत्थान जो है वो वक्र की लंबाई में ही दिया जाता है, जबकि जो कैम्बर है वह कैम्बर क्या करते हैं, जैसे कैम्बर है वो आपका ये रोड है, तो ये पूरी रोड पर, ये रोड है तो पूरी रोड पे कैम्बर रहेगा। क्यों कैम्बर क्यों रहेगा, क्योंकि कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं पानी को निकलने के लिए, पानी को रोड से निकालने के लिए, कि पूरी तरीके से पानी उसका रोड के बाहर निकल जाए, इसीलिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं एक पर्टिकुलर जगह पर पानी बरसेगा बाकी जगह पानी नहीं बरसेगा, ऐसे सिचुएशंस तो नहीं है ना। और जो आपका आप केंद्रीय बल वाली पोजीशन है या सेंट्रीफ्यूगल वाली पोजीशन है, वह एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर लाइन के लिए रहेगी। वो लाइन कौन सी है, कर्व पे। जब रोड आपका कर्व पे होगा तब यह दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रोड का जो भीतरी किनारा है उसकी अपेक्षा बाहरी किनारे को क्या करते हैं, उठा देते हैं। ठीक है, अब इसी में मैंने क्या बताया आपको कि रोड का क्या उठाया जाता है,
बाहरी किनारा उठाया जाता है, जबकि कैम्बर में क्या करते हैं, सेंटर पोर्शन ऊपर उठाते हैं। तो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको यही समझाया है कि कैम्बर में आपका मध्य भाग और इसके किनारों से ऊपर रखा जाता है, जबकि बाह्य उत्थान में सड़क का बाहरी किनारा भीतरी किनारों से ऊपर रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद कैम्बर वर्षा के लिए होता है, जबकि बाह्य उत्थान एक तरफ होता है, जिससे वर्षा का पानी उधर से भी निकल जाता है। जब आप ऐसे ढाल प्रोवाइड करिएगा तो कर्व, क्योंकि जब कर्व होता है तो वहाँ पर कैम्बर नहीं देते। कैम्बर ना देने का कारण क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपको जहाँ पर कर्व देना है उस कर्व की जगह आप कर्व पे आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कैम्बर क्यों नहीं देते हैं? तो हमें उस पर दोहरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डिस्टर्ब होगा, वहाँ पर जो गाड़ी चलेगी उसकी वजह से और डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि हम कैम्बर का मेन काम होता है वाटर का मूव करना रोड से, तो वो तो यहाँ पर भी भीतरी सड़क में चला जाएगा, मूव डाउन हो जाएगा वाटर। ठीक है, वाटर रन ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी कर्व पर सुपर एलिवेशन देते हैं तो आपको कैम्बर देने की आवश्यकता नहीं है, और जब भी कर्व होगा तो सुपर एलिवेशन आपको देना ही देना है। ठीक है। अब बात करते हैं जहां पर, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया, जहां पर सुपर एलिवेशन देंगे वहां कैम्बर को क्या करेंगे, धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि देखिए, मान लीजिए ये कर्व है। अब कर्व के पहले कहीं तो स्ट्रेट होगा, तो जहां स्ट्रेट होगा वहां कैम्बर देते हुए आ रहे होंगे, फिर धीरे धीरे कैम्बर को कम कर देंगे और सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हुए, और उसके बाद फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करके फिर कर्व को मोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये काम करेंगे। अब बात करते हैं कि बाह्य उत्थान या सुपर एलिवेशन की आवश्यकता क्या है। तो मैंने इसको आपको बता भी दिया है बुक की लैंग्वेज में। मैंने जो भी बुक की लैंग्वेज में आपको लिखना है, एग्जैक्ट पॉइंट पढ़ने हैं, तो आपको उसको क्या करना होता है, बुक की लैंग्वेज में जब आप लिखते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। जैसे आप लोगों ने आर्ट साइड में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा में तो समझाते हैं, लेकिन अगर किसी राइटर की भाषा कोई है या किसी उनके वैज्ञानिक ने कहा है, किसी फिलोसफर ने कुछ कहा है, तो उनको वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। इस तरीके से आप पेपर में जब लिखेंगे, इस विद्वता से लिखेंगे, तो एग्जामिनर पर अलग प्रभाव पड़ता है कि हाँ, बच्चे को अपनी भाषा में अपना एनालिसिस उसका क्या कहता है वो भी लिखा है, और जो उसके फिलोसफर कहते हैं या जो उसकी बुक कहती है या जो बुकिश लैंग्वेज है वो क्या है, वो भी बच्चे ने लिखा है। तो इस चीज़ का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं वो आपको एज इट इज बता देता हूँ, जिससे आपको वो चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएं। तो जब कोई वाहन तेज गति से सड़क का क्षैतिज वक्र पार करता है तो उस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यह बल वाहन के गुरुत्व केंद्र से क्षैतिज दिशा में बाहर की ओर लगता है। इसी बल के कारण वक्र पर पार करते समय गाड़ी क्या हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। दूसरी ओर पहाड़ियों की सड़क सतह के बीच उत्पन्न फ्रिक्शन रेजिस्टेंस गाड़ी को स्थिर करने की चेष्टा करता है। यदि अपकेंद्र बल घर्षण प्रतिरोध से अधिक हो जाता है तब वाहन वक्र पर बाहर की तरफ पलट जाएगा, इसलिए वक्र पर बाह्य उत्थान देना आवश्यक है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी तरीके से इसको समझा दिया है कि आपको क्यों बाह्य उत्थान देना पड़ता है। ठीक है। वो तो मैंने आपको एक, जब भी आप कहीं बोलेंगे या एग्जाम में पूछा जाएगा आपको सुपर एलिवेशन क्यों देना है, तो आप बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो महत्व है उसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसको धीरे धीरे कम करने के लिए, उसके प्रभाव को हम क्या करते हैं, आपका सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप कोई डिटेल में पूछे तो आप इस तरीके से उसको समझाएंगे, इस तरीके से उसको बताएंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुपर एलिवेशन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को महत्व को खत्म करने के लिए जो हम सुपर एलिवेशन देते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो है आपका E बराबर V इंटू वी, मतलब V स्क्वायर, E बराबर V स्क्वायर अपॉन 127R। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हम उसका फार्मूला है, इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, E का वैल्यू निकाल सकते हैं। वेयर इज बाह्य उत्थान मीटर में, V वाहन की गति प्रति घंटा में, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्व या वक्र की त्रिज्या। ठीक है। अब बाह्य उत्थान का जो लाभ है वो क्षैतिज वक्रों देने पर कौन कौन से लाभ हैं, तो वाहन पलटता नहीं है, बच जाता है उससे। वाहनों की सीधे मार्ग पर वाली चाल वक्र पर भी बनाई रखी जा सकती है, जिससे यातायात की कठिनाई नहीं होती है। इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि जब वाहन जो है हमारा कर्व पर आता है तो हमें स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ती है। अगर सुपर एलिवेशन नहीं दिया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम नॉर्मल स्पीड से, वैसे तो
कर्व पर हमें स्पीड स्लो करनी चाहिए क्योंकि विजिबिलिटी के लिए, लेकिन अगर हम फिर भी नहीं कम कर रहे हैं तो गाड़ी नहीं पलटेगी। विजिबिलिटी एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद पहियों का घिसन जो है वो समान रूप से होता है, ऐसा नहीं कि एक साइड का घिसेगा एक साइड का नहीं घिसेगा। वाहन अपनी अपनी साइड पर रहते हैं, उनकी भिड़ंत नहीं होती है और वक्र पर जल निकासी हो जाती है, जिसका काम हम कैम्बर से करते थे, कैम्बर का भी काम सुपर एलिवेशन कर देता है। तो ये 5 पॉइंट हैं, इसके आप वायु उत्थान के लाभ लिख सकते हैं। अब होता है कि अधिकतम वायु उत्थान आपको कितना देना है। तो वाहन की अधिक गति के लिए वायु उत्थान का मान अधिकतम होता है, तेज गति से चलने वाहनों के लिए जो उपयुक्त होता है। अब इसमें भी ये रहता है कि अगर वाहन धीमी गति से चल रहा है तो उसके भीतर के तरफ पलटने की संभावना रहती है, तो इसलिए होता है कि आपका कितना आपको सुपर एलिवेशन देना है। होता क्या है, जब गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा लदान पर होती है, तो एक प्रॉब्लम आती है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है और अगर वह कर्व पर जाता है तो क्या होता है, वह पलटने का खतरा बना रहता है। जैसे बैलगाड़ी के ऊपर आपका भूसा लदा हुआ है या आपके ट्रक के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारा भूसा डाल देते हैं, स्ट्रॉ डाल देते हैं, भर लेते हैं उसको बहुत ऊंचाई तक, फिर क्या होता है उसके अगर कर्व पे आती तो पलटने का खतरा रहता है। आप लोगों ने रोड पर भी देखा होगा कहीं पर कैम्बर भी अगर होता है और रोड के किनारे गाड़ी चल रही है और उसका कुछ पोर्शन ट्रक का या आपका ट्रॉली का ट्रैक्टर का वो जो है वो आपके कर्व के सेंट्रलाइज पोर्शन पर है, तो वहाँ भी आपको दिखने में दूर से लगता है कि आप ये गाड़ी पलट सकती है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, जो वायु उत्थान का अधिकतम मान दिया गया है, निर्धारित किया गया है, उसका मान है 1/15 का या 6.77%। ये अकॉर्डिंग टू आरसीसी है, इसलिए इसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी सड़कों के लिए मान 1/10 रखा गया है। इसके लिए सुपर एलिवेशन का क्या फार्मूला बनेगा, इक्वल टू 0.75 V²/127R। ठीक है। अब बात करते हैं वायु उत्थान लगाने की विधियां। तो क्या करते हैं, सड़क जो कैम्बर होता है, कैम्बर को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बराबर करते जाते हैं और भीतरी किनारे से एक तरफ ढालू करते जाते हैं और निर्धारित लंबाई में जो संक्रमण कर्व है पहले सरल वक्र देते हैं, फिर उसको संक्रमण कर्व देते हैं। इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेंटर में आपको बिल्कुल सिंपल कर्व देते हैं और साइड में संक्रमण, फिर स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से मिलाते मिलाते पूरा बाह्य उत्थान दे दिया जाता है। ठीक है। इस पॉइंट को अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आपको फिगर में मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके जो मेथड हैं वह मेथड हैं 2। मेथड के प्रथम जो स्टेप हैं, तो प्रथम स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके 2 स्टेप हैं। तो प्रथम चरण के 2 स्टेप हैं और आपके सेकंड चरण के 2 स्टेप हैं। प्रथम चरण में कैम्बर को धीरे धीरे समाप्त करके सड़क एक क्रॉस ढाल में लाई जाती है। द्वितीय चरण में वायु उत्थान जो है वो सड़क कैम्बर से अधिक हो, सड़क का बाहरी सिरा ऊपर उठाकर शेष वायु उत्थान प्राप्त कर लिया जाता है। द्वितीय का भी आप यूज करते हैं जब वायु उत्थान जो है वो सड़क के कैम्बर से अधिक होता है, वरना सभी में क्या करते हैं आप फर्स्ट चरण ही अप्लाई करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो इस चीज़ को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, समझ लेते हैं कि देखिए जब आप सेकंड स्टेप जब अपनाएंगे तो सेकंड स्टेप कब अपनाएंगे, जब वायु उत्थान का मान जो है वो सड़क कैम्बर से क्या हो, अधिक हो, तब आप सेकंड स्टेप अपनाएंगे। और फर्स्ट स्टेप कब अपनाएंगे, इन नॉर्मल कंडीशन में, जब धीरे धीरे कैम्बर को समाप्त करेंगे। तो पहला चरण देखते हैं, इसकी 2 विधियाँ हैं। पहली विधि है कि आपको क्राउन के प्रति धीरे धीरे घुमाकर ऊपर उठाया जाता है जब तक सड़क जो है सीधी ढाल में ना आ जाए। तो इसको मैंने फिगर में समझाया है आपको, यहाँ देखिए ये है आपका फर्स्ट इसका और आपका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या किया है आपने, इसको क्राउन को धीरे धीरे आपने क्या किया है, शिफ्ट किया है अपना साइड को। और इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आपको इसके सेंटर को ही आपको आगे शिफ्ट करना होगा। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, शीर्ष को धीरे धीरे बाहरी किनारे पर सरकाते हुए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, तब तक सरकाते हैं जब तक कैम्बर समाप्त नहीं हो जाता है और इनाम तक जो निगेटिव जो है वो सुपर एलिवेशन आ जाता है। यह विधि जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। सेकंड स्टेप जो है इसकी भी 2 विधियां हैं। इसमें पहली विधि है कि इस विधि के अनुसार सड़क के बाहरी किनारे को भीतरी किनारे के प्रति घुमाकर उठा दिया जाता है। इस विधि से सड़क का मध्य तल ऊपर उठ जाता है और बाहरी किनारे पर अधिक भराव करना पड़ता है। इस चीज़ को भी मैं फिगर के माध्यम से जब समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट में क्या होता है, इस पोर्शन को ऊपर उठा दिया जाता है और इसमें आपका भराव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो जाता है
और दूसरे में क्या करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से रोड को एक साइड उठा दिया जाता है, तो दोनों तरफ आपके वायुत्थान एक तरफ जितना नीचे उतना ऊपर उठा देती हैं, तो दोनों तरफ आपका क्या होगा, सुपर एलिवेशन, ये वाला पोर्शन एक साइड से उठा हुआ प्रतीत होगा, एक साइड को नीचे आ जाएगा, तो भीतरी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और ये पोर्शन उतना ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो केंद्र के प्रति अब अगर घुमा देंगे तब भी हम उसको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो इस विधि में क्या होता है कि सड़क की ढाल को केंद्र के प्रति इस प्रकार घुमाया जाता है कि सड़क का बाहरी किनारा ऊपर उठ जाता है तथा भीतरी किनारा इसी के अनुरूप नीचा हो जाता है। इस विधि में सड़क के केंद्र का तल परिवर्तन नहीं होता है, सड़क का जो लेवल है वो परिवर्तन नहीं होता है और बाहरी किनारे पर कम भराई करनी पड़ती है, परंतु भीतरी किनारा भूमि में दब जाने का जल निकासी ठीक से नहीं होगी, जैसा आपने फिगर में देखा है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, आप क्या इसके लिए आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, स्लोप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से और बुक के हिसाब से भी यह विधि उत्तम नहीं है। आप जो है इसी विधि का सेकंड स्टेप में अगर कर रहे हैं तो इस विधि का या तो उपयोग करें, इसमें भराव आपको करना पड़ता है, अन्यथा सुपर एलिवेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस विधि का आप उपयोग करेंगे जो आपकी विधि नंबर 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं सड़क वक्र, रोड कर्व। रोड कर्व डिफरेंट टाइप के कर्व होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले यह आप जानिए कि रोड कर्व हमें देना क्यों पड़ता है। तो देने का मेन कारण है कि भूमि की स्थलाकृति, जहां आप रोड बना रहे हैं उसकी टोपोग्राफिक एरिया कैसी है, टोपोग्राफिक पोजीशन कैसी है, वहां पर कोई ऐसा तो नहीं कहीं पर दलदल आ रहा है तो उस जगह पे हमें मोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर दलदल आ रहा है तो इस तरीके से रोड को हमें कर्व करके दूसरी साइड में लेना पड़ेगा। यह आपका क्या कहलाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाएगा। ठीक है, या आपको किसी पर सड़क में कहीं बाधा आ रही है, उस बाधा को लांघने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व देना पड़ता है। रेलवे लाइन आ रही है, नदी नाले आ रहे हैं तो उसको उपयुक्त एंगल के साथ पार करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल कोड बनाने पड़ते हैं। उसके बाद कभी धार्मिक स्थल आ रहा है, ऐतिहासिक संरचनाएं आ रही हैं तो उनको जोड़ना पड़ता है। कुछ चीज़ों को जोड़ने के लिए तथा कुछ चीज़ों से बचने के लिए, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको आपको जोड़ने के लिए कर्व देना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर एक अस्पताल आ रहा है, आप यहाँ से रोड बना कर जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, ये पोर्शन छोड़ रहे थे, तो या इसके दो तरीके, या तो आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। अगर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप जा रहे हैं तो इस तरीके से आप रोड में कर्व प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ साइड से आपका रोड ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट प्लेस पर हमें रोड को कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। उसके बाद धार्मिक, ऐतिहासिक और यादगारी संरचनाओं को बचाने के लिए हमें उनको कभी कभी कर्व देना पड़ता है। उसमें क्या है, मान लीजिए आप रोड बना रहे हैं, जब अलाइनमेंट बना रहे हैं तो रोड ऐसे बनाते हुए चले गए, यहाँ पर आपका कोई टेम्पल पड़ गया या आपका कोई मॉस्क पड़ गया या आपका कोई गिरजाघर पड़ गया, चर्च पड़ गया, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपकी हर संभव प्रयास ये रहना चाहिए कि हम इसके साइड से ऐसे निकल जाएं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रोड कर्व के प्रकार। तो रोड कर्व में आपके हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, जब रोड में आपका जो क्षैतिज मोड़ दिया जाए तो या हॉरिजॉन्टल मोड़ दिया जाए तो इसको हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं। आईआरसी के अनुसार यह कर्व 3 किलोमीटर से ज़्यादा कभी भी आप रोड सीधी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 किलोमीटर के बाद आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोड में डिस्टर्बेंस देना पड़ता है या कर्व देना पड़ता है। उसका रीज़न यह होता है कि जो ड्राइवर है, व्हीकल चला रहा, उसकी सतर्कता बढ़ती बनी रहे। ऐसा ना हो कि स्ट्रेट होने के चक्कर में, रोड स्ट्रेट होने के कारण वह आलस में आ जाए और आगे उसको दुर्घटना का सामना करना पड़े। जैसे मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए यह रोड है, अब रोड यह 3 किलोमीटर से ज़्यादा है तो क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वह आलस में आ जाता है कि अब तो रोड सीधी है, हम आराम से जा सकते हैं। कभी कभी आपने भी देखा होगा, रोड सीधी होती है, आप बिल्कुल आँख बंद करके चलाते रहते हैं, तो वो ऐसा पोजीशन ना आए, ऐसी सिचुएशन ना आए, तो इसलिए रोड में बहुत हल्के फुल्के जिगजैग मोड़ देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही इसमें कहा है कि आईआरसी के अनुसार 3 किलोमीटर से अधिक बिल्कुल सड़क सीधी बनानी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्षैतिज वक्र के प्रकार। क्षैतिज वक्र के प्रकार कितने प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व। सिंपल कर्व क्या होते हैं, देखिए यह आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, बट मैं आपको यहाँ पर फिगर से बता देता हूँ। तो सिंपल कर्व आपके क्या होते हैं, जब हम कोई कर्व में ऐसे कर्व बनाते हैं, मतलब जिसका जो सेंटर पॉइंट है, जैसे आप कोई वृत्त खींचते हो
तो हाफ सर्कल बनाते हो तो हाफ सर्कल का केंद्र एक ही होता है। तो यहाँ पर आप प्रकार की एक नोक रखिए और या पेंसिल रखिए, पूरी तरीके से वक्र बना दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका सिंपल कर्व बोलता है जिसका सेंटर एक हो। अब जब कंपाउंड कर्व होता है तो इसमें सिचुएशंस कैसी होती है, इसमें आपका जो कर्व बनता है तो हाफ कर्व किसी एक सेंटर पे बनाया जाता है और दूसरा कर्व किसी एक और सेंटर पे बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड कर्व बोला जाता है, जिसमें आपके दो केंद्रक होते हैं। किसी भी सर्कल में अगर दो केंद्रक हैं, उसे दो सेंट्राइज पोर्शन से खींचा गया है, तो वह क्या कहलाएगा, कंपाउंड कर्व कहलाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा करने से कभी मान लीजिए कोई वक्र है बिल्कुल एकदम सर्कल में नहीं है, पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो क्या है थोड़ी दूर तक ऐसा गोल है, उसके बाद वो ऐसा कुछ है, तो इसके लिए हमें दो सेंटर पॉइंट डिसाइड करने पड़ते हैं। तो यह क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड कर्व कहलाएगा। उसी तरीके से बात करते हैं रिवर्स कर्व की, रिवर्स कर्व की या एस कर्व की। तो इसको क्या करते हैं, कभी भी आपका रोड में जब डिस्टर्बेंस को लाना हो या 3 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया हो, उसकी स्ट्रेटनेस को ख़त्म करना हो, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से कर्व देते हैं, एस कर्व इसको भी बोला जाता है। इसमें इधर आपका ये मान लीजिए रोड आ रही थी, आपने थोड़ा सा कर्व दिया, उसके बाद यहाँ लाके फिर आप इसी जगह पर स्ट्रेट हो गए। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन कैम्बर या आपका एस वक्र बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर मैंने अभी एक बात की थी स्ट्रेट लाइन कैम्बर की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आप कैम्बर देंगे जब कर्व होगा तो कर्व पे क्या कैम्बर नहीं देंगे, आप क्या देंगे, उस कैम्बर की जगह पर एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करेंगे। किसकी स्ट्रेट लाइन, सुपर एलिवेशन की। उसका जो भीतरी किनारा है वह क्या करेंगे, नीचा कर देंगे और आउटर से किनारा क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊँचा कर देंगे, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था लेक्चर में। बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वक्र, वर्टिकल वक्र की। तो दो विभिन्न ग्रेडियंट वाले स्थल को, विभिन्न ग्रेडियंट मतलब जो अलग अलग लेवल के जो प्लेस हैं उनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ढालू जो है या आप ऊंचाई में ढाल जो है उसका हमें बिंदु पर रोड को पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, उस पहुंचाने पर क्या होता है, जब हम रोड को पहुंचाएंगे तो थोड़ी डिस्टेंस से पहुंचाएंगे जिससे उसको झटका ना लगे। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमारी रोड आ रही थी, इस जगह पर हमारी रोड आ रही थी, अब ये रोड आगे तक ऐसे हमारी निकलनी थी फॉर एग्जांपल, लेकिन हम ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिवर है या पानी भरा हुआ है, तो हम यहाँ निकाल नहीं सकते। और यहाँ पर एक पुल बना हुआ है पहले से, इस जगह पर हमारा यह पुल बना हुआ है, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है, ये पुल बना हुआ है। तो आप क्या करिएगा, इस चीज़ को, ये जो पुल बना हुआ है तो यहाँ पर ये तो रिवर है ही है, तो आप रोड तो निकाल नहीं सकते। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है पहले से, इस पोर्शन पर वाटर भरा हुआ है और ये आपका पुल बना हुआ है। अब इस रोड को आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे और इस रोड को यहाँ से इरेज ऑफ करेंगे। जब इस रोड को इरेज करके थोड़ा सा बैक साइड जाइए, देखिए मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, और थोड़ा सा एरिया लेके फिर आप क्या करेंगे, रोड को इस तरीके से ऊपर ऐसे यहाँ मिलाएंगे और इसको फिर आप क्या करेंगे, नीचे इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है, लेकिन यह तो चूँकि यह डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, जिससे जो है जो व्हीकल होता है, जो चलाने वाला ड्राइवर होता है, उसको एकदम से झटका भी नहीं लगता है। और ऐसा ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसी ढाल प्रोवाइड करते हैं जिससे आराम से, चाहे बैलगाड़ी हो चाहे आपका डीजल वाले वाहन हो, वह आराम से चढ़ते हुए चले जाएँ। ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है, इसमें दो प्रकार के कर्व होते हैं। कौन कौन से कर्व होते हैं, आपका समिट कर्व होता है और आपका वैली कर्व होता है, घाटी कर्व होता है। तो समिट कर्व क्या होते हैं, जब इस प्रकार के होते हैं तो उसमें शिखर होता है, वर्टिकल ऐसे जाते हैं, तो आपका वो क्या कहलाता है, समिट कर्व कहलाता है। और जब इस प्रकार के कर्व प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके घाटी कर्व कहलाते हैं या आपका वैली कर्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं सड़कों, महामार्गों के अनुप्रस्थ काट की। मैं आपको डिफरेंट टाइप के सेक्शंस दिखाऊंगा। पेपर में आपके इन सेक्शंस के मैंने फिगर जैसे बनाए हैं, आपको इसी तरीके से बहुत साफ फिगर और उनकी जो डायमेंशंस हैं वह लिखनी पड़ेंगी। और फिगर बनाने को पेपर में आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी से पूछा जाता है और इसलिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब भी हाईवे इंजीनियरिंग का यह लेक्चर पढ़िए, कॉपी पेन लेकर फिगर बनाने की 2 से 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस जरूर कर कीजिए। बात करते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का यह जो मैंने फिगर बनाया है तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको। यह देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्डिंग लाइन, इसके बारे में आप जानते हैं, रोड बाउंड्री ये बनानी है। जब यह बन जाएगी तो आपको क्या करना है, इस तरीके से निर्माण तल दिखाना है।
यहाँ पर पेवमेंट, आपको ये पेवमेंट दिखाना है, ये आपका निर्माण तल है, और ये आपका बर्म का चौड़ाई दिखाना है, ट्री दिखाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्लोप दिखाना है। सड़क से भूमि की ये लंबाई जो है वो सड़क की भूमि की या 45 से 60 मीटर होती है, किसके लिए, नेशनल हाईवे के लिए। और आपका भवन रेखा 60 से 72 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में, चाहे वो बर्म हो, चाहे वो स्लोप हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो सड़क सीमा हो, चाहे वो भवन रेखा हो, मीनिंग बिल्डिंग लाइन हो, बाउंड्री लाइन हो, कितनी किसकी कितनी डायमेंशन है, सारी डायमेंशंस आपको दिखानी है। तो मैं इसके आगे जब बताऊंगा तो आपको सिर्फ एक एक पॉइंट बताऊंगा, जिससे लेक्चर जो है वो बहुत लंबा ना जाए। अब बात करते हैं स्टेट हाईवे की। तो स्टेट हाईवे में आपका निर्माण तल कितना रहेगा, 12 मीटर, पेवमेंट की चौड़ाई कितनी रहेगी, 8 मीटर, ढाल कितनी रहेगी, 2:1 की, और यहाँ पर नाली रहेगी, ये सड़क सीमा है। भवन रेखा की इस तरीके से लाइन खींचेंगे। उसके बाद क्या होगा, सड़क की भूमि 30 मीटर से 45 मीटर रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, भवन रेखा जो है आपकी वो कितनी होगी, 60 मीटर से 72 मीटर तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या मुख्य जिला सड़क। मुख्य जिला सड़क में आपका क्या है, पेवमेंट का चौड़ाई 3.8 मीटर, निर्माण तल कितना है 9 मीटर, बर्म कितना है 2 मीटर, स्लोप कितना है 2:1। ये आपकी नाली है, सड़क सीमा है, भवन रेखा है, और आपकी इस तरीके से इधर 4 मीटर रहेगा, और ये आपका ड्रेन जो है वो 2 मीटर का रहेगा। भवन रेखा 48 मीटर, सड़क की भूमि 20 मीटर से 30 मीटर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का भी फिगर बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। इसमें बहुत कुछ खास समझाने वाला नहीं है आपको। फिगर में मैंने पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर ज्योमेट्रिक डिजाइन में आपको एक एक चीज़ के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, चाहे वो ढाल हो, चाहे वो बर्म हो, चाहे वो निर्माण तल हो, पेवमेंट हो। तो इन सब के बारे में जब पता है आपको, तो सिर्फ आपको डायमेंशंस याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या अन्य जिला सड़क। इसी प्रकार से इसमें निर्माण तल का चौड़ाई कितना रहेगा, 7.5 मीटर, पेवमेंट का चौड़ाई 3.8 मीटर, ढाल 2:1, सड़क की भूमि 15 से 25 मीटर, आपका बिल्डिंग लाइन, बाउंड्री लाइन, ड्रेन, यहाँ सड़क सीमा, भवन रेखा और नाली। इस तरीके से नेक्स्ट आप देखिए, भवन रेखा का लंबाई कितना रहेगा 36 मीटर, सड़क की भूमि 15 मीटर से 25 मीटर। इसके बाद बात करेंगे विलेज रोड की। विलेज रोड में निर्माण तल कितना रहेगा आपका 7.5 मीटर, पेवमेंट की चौड़ाई 3.8 मीटर, ढाल कितना रहेगा 2:1, आपकी नाली हो गई, सड़क सीमा हो गई, भवन रेखा हो गई, यहाँ ड्रेन हो गई। सड़क की भूमि की जो लंबाई होगी वो 12 मीटर से 18 मीटर तक रहेगी। उसके बाद बात करते हैं भवन रेखा की। तो भवन रेखा कितनी रहेगी आपकी 24 मीटर की। मैंने एक फिगर और बनाया है, वो फिगर क्या है, रोड पट्टी है जो कटिंग में है, ठीक है। तो रोड सेक्शन इन कटिंग का, जिसको मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था, तो उसको फिर से आप समझ लीजिए। देखिए, जब हम रोड कटिंग में बनाते हैं, जैसे हमें किसी पहाड़ से गुजरना होता है या किसी ऐसी बाधा से पार करना पड़ता है जहाँ पर हमें रोड को कट करके जाना पड़े, तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, रोड की मिट्टी को निकाल के उस मिट्टी के अंदर जो है हम पेवमेंट को पूरा सेट करते हैं। तो जब हम इसको सेट करते हैं तो हमें ये खतरा रहता है कि उन पहाड़ों से जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से कोई मिट्टी आकर बाहर ना आए। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है तो इस सिचुएशंस को ध्यान में रखना होता है कि कहीं पर कोई सॉइल जो है वो बाहर को ना आ जाए, रोड के सरफेस पर ना आ जाए। इसलिए हम उसमें क्या बनाते हैं, स्पॉइल बैंक बनाते हैं या मृदा बंद का निर्माण करते हैं, जिनकी ढाल कितनी होती है 1.5:1 होती है। जिनकी ढाल कितनी होती है 1.5:1 होती है। और वहाँ पर ढाल जो देते हैं, स्लोप देते हैं, जो साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं, वो कितना करते हैं 1:1 का करते हैं। यहाँ पर ये भूमितल है, ये आपका मृदा बंध है, स्पॉइल बैंक है, जो पहाड़ की कटान की मिट्टी नीचे रोड पर आने से रोकता है। यह आपका एक्स्ट्रा बर्म है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, ये भी एक टाइप का बर्म ही है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बर्म, इसको अतिरिक्त बर्म बोला जाता है। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आपकी अतिरिक्त बर्म की बात होगी तो सड़क इन कटिंग में ही अतिरिक्त बर्म की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो यह पोर्शन है, जो स्पॉइल बैंक का पोर्शन है, उसमें भी एक टाइप का बर्म प्रोवाइड होता है पहले से। तो इसलिए हम उसको दूसरे वाले को एक्स्ट्रा बर्म के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। यह आपका सड़क है, निर्माण पट्टी है, ढाल हो गया, आपका ये नाली है, ड्रेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर
पेपर में रोड इन कटिंग का फिगर बनाने को आए तो इस तरीके से आप उसका फिगर ड्रा कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फिगर बनाइएगा तो एक एक क्रॉस सेक्शन बनाइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। नेक्स्ट पोर्शन है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ रोड। तो देखिए बहुत कम पूछा जाता है ये पोर्शन, बट मैंने एक बुक का आपको जो फिगर बना के आपको दिखाया है कि आपको कैसा बनेगा। तो इसमें क्या रहता है, जब रोड इन आपका लॉन्गिट्यूडिनल जो है सेक्शन दिखाना होता है तो उसमें हमें सिर्फ यह पता चलता है कि जो ग्राउंड है उसका जीएल क्या है और उसमें हमें रोड का जो जीएल मेन जीएल क्या है और उसमें कटिंग फिलिंग कितनी करनी है। तो ये देखिए ये आपका जीएल है और ये आपका रोड गया है, तो इसमें ये आपका ये पोर्शन कटिंग का है। यहाँ पर आपको ये फिलिंग करना पड़ेगा, खाली पोर्शन है, यहाँ पर आपको फिलिंग करना पड़ेगा, ये आपका कटान करना पड़ेगा, ये आपका कटान करना पड़ेगा, ये आपका फिलिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारा डाटा आपको लिखना पड़ता है। जब भी आपको फिगर बनाने को आए तो इस फिगर को एक बार आप ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को डाटा को छोड़ के बाकी सारा फिगर आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप में ये सब बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, बस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रोड पैटर्न्स की। रोड पैटर्न्स में आपके रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडियल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न और रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न। तो इस तरीके के आपके 6 पैटर्न होते हैं और उनके बारे में उनके फिगर हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न में क्या है आपके, देखिए ये इसमें क्या होता है कि अब जब हम रोड बनाते हैं तो रोड के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग करना पड़ता है कि किस प्रकार से हम पूरी कॉलोनी को, पूरे शहर को, जैसे आपको किसी शहर को, मान लीजिए कोई शहर है आपका, लखनऊ है, बरेली है, तो इस शहर को आप क्या करिए, आप एरोप्लेन से उसका सर्वे कीजिए, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि रोड का एक नेटवर्क बिछा हुआ है। तो जो रोड का नेटवर्क बिछाते हैं उसके अलग अलग पैटर्न है कि कहाँ पर कैसे हम बिछाएं उसको आवासी। तो जो हम प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग में क्या रहता है इसमें कि आपके चारों तरफ रोड रहती है इस तरीके से। यहाँ पर पेन का कलर मैं लाइट कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर पेन का कलर हो गया। अब इस तरीके से ये आपका पोर्शन होता है जो आपको बनाना होता है रोड का। बाकी ये पोर्शन सब क्या है, ये आपका सेंट्रल बिल्डिंग एरिया है या बिजनेस एरिया है, जो भी आप कहें, जहाँ पर लोग रहते हैं। और बाकी ये आपका ये रोड हम साइड से बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब बात करते हैं कुछ अरीय आकृति हैं उनके बारे में बात करते हैं और आपके सर्कुलर आकृति के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका फोकल पॉइंट है और यहाँ पर सब में लोकेशन रहती है और आपके इस तरीके से सड़क बनती हैं यहाँ पर। इसमें ये आपका आवासीय क्षेत्र होता है या रहने के लिए ये क्षेत्र होता है और ये आपका इसका सेंट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सागोनल। तो इस तरीके से आपका हेक्सागोनल में यहाँ पर क्या रहेगा, ये इस तरीके से रोड निकालते हैं इसमें और ये आपका इसमें आपके लोग रहते हैं। तो चारों ओर से उनको रास्ता भी प्रोवाइड हो जाता है। बाद में हम इसमें भी साइड से रास्ते बना देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेडियल और स्टार पैटर्न। इस तरीके से मैंने दिखाया यहाँ पर, ये आपके साइड में रिंग रोड है। आप बाहर से शहर से आके इस शहर से होके यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ से होके ऐसे आप साइड में जा सकते हैं, आपको शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपका पोर्शन लोकेशन रहने वाली है और अलग अलग टाइप में रिंग रोड हमारी बनी हुई है। जब जिस पोजीशन से चाहें उस पोजीशन से आप बाहर निकल सकते हैं, शहर के बाहर कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न। रेडियल स्टार ग्रिड पैटर्न में इसमें आपके डिफरेंट टाइप की ग्रिड्स बनी होती हैं। जैसे ये देखिए, ये अलग अलग ग्रिड्स में सब डिवाइडेड है। ठीक है, इस तरीके के ग्रिड बनी होती हैं और ये आवासीय क्षेत्र है। बाकी आपका जो ब्लैक पोर्शन से दिखाया गया है ये आपकी क्या है, रोड्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या करेंगे, ये रेडियल आपकी रोड्स हैं जो बनाई गई हैं। ये आपके रेडियल क्या हैं, ये रोड्स हैं जो आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है। बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जो पेपर आपको मैंने हर लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, तो इसी सीरीज के अनुसार मैं आपको इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और लिखित के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो आपको लिखित में देना पड़ेगा, रिटन में देना पड़ेगा।
ठीक है, या रिटर्न में आप लिखकर अपने पास रखिएगा, वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं। तो उसी के क्रम में आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आईआरसी के अनुसार भारतीय सड़कों के बाह्योत्थान का अधिकतम मान निर्धारित किया गया है 5%, 10%, 7%, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण तल की चौड़ाई होती है 7.5, 6.6, 10 मीटर, 9 मीटर। अन्य जिला सड़कों के निर्माण तल की चौड़ाई होती है, कितनी होती है आपकी? 7 मीटर, 7.5 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर। मुख्य जिला सड़कों के लिए पेवमेंट की चौड़ाई होती है आपकी 6 मीटर, 6.5 मीटर, 12 मीटर, 12.9 मीटर और 3.8 मीटर। इसी क्रम में आपके शुरू करते हैं लिखित क्वेश्चन जो आपको रिटन फॉर्म में देने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इनके उत्तर आपको डिटेल में लिखने हैं। तो उसमें क्या है आपका? बाह्योत्थान, सुपर एलिवेशन और बैंकिंग क्या होता है, किस प्रकार सड़क में दिया जाता है और सचित्र समझाना है। मतलब सुपर एलिवेशन क्या होता है, यह किस प्रकार रोड में प्रोवाइड किया जाता है, इसको आप फिगर सहित समझाइए। रोड कर्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप इसमें आपको बता पाइएगा, जो मैंने आपको फिगर दिखाया है तो बता पाइएगा तो लिखिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। उसके बाद नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के क्रॉस सेक्शन बनाने हैं और उनके जो डायमेंशंस हैं उनके भी नाम लिखने हैं। तो महामार्गों के प्रारूपी अनुप्रस्थ काट का चित्रण करें। जो बच्चे बोलते हैं कि आपने हमें सर हिंदी में बताया, इंग्लिश में बता दीजिए, वह मेरा पूरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैं जो भी पॉइंट आपके इंग्लिश के हैं वह मैं ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि हम लोग को भी जो है हिंदी में समस्या का सामना करना पड़ता था जब हम बीटेक में थे। तो इसलिए हमें उन वर्ड्स को समझ में आता है कि हम उसको इंग्लिश में ज़रूर आपको समझाते हैं, लेकिन हमें दोनों बच्चों को ध्यान देना होता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं या जो बच्चे आपके हिंदी मीडियम के हैं उनको भी हमें ध्यान में देना होता है। तो इसलिए हम दोनों भाषाओं का बोलने में और लिखने में आपका दोनों भाषाओं का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है मैंने, इसमें है एक 3.8 मीटर चौड़ी सड़क है, रोड है, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल मोड़ दिया गया है, हॉरिजॉन्टल कर्व दिया गया है, जिसकी रेडियस कितनी है? 200 मीटर है, त्रिज्या 200 मीटर है। ठीक है, यह दिया जाना है। अब मोड़ पर वाहन की जो परमिसिबल लिमिट है वो कितनी है, या डिजाइन लिमिट कितनी है आपकी? 45 किलोमीटर पर आवर, या उसकी डिजाइन गति है। ठीक है, तो इसको आप किससे डिनोट करेंगे? v से वेलोसिटी है, और वक्र पर बाह्योत्थान को ज्ञात करना है और बाहरी किनारे की ऊंचाई भी निकालनी है। मतलब वक्र पर आपको सुपर एलिवेशन निकालना है और साइड का जो किनारा है, कॉर्नर है, उसका आपका क्या करना है? कॉर्नर एज की आपकी हाइट भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह लेक्चर समाप्त होता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। इसी से रिलेटेड बात यह है कि जब भी मैं आपको बोलता हूं कि आप पूरा लेक्चर देखा कीजिए, तो यह मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलता हूं। देखिए, बहुत सारे फैकल्टी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को पर्टिकुलर पॉइंट करके नहीं कह रहा हूं, बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग पूरा लेक्चर देखिए। जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, एक एक PDF आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिना किसी कास्ट के आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। उस PDF में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, खुद फिगर अपने हाथ से बनाते हैं, क्योंकि जो बुक का फिगर वो होता है वह कलरफुल नहीं होता है। ठीक है, और कलरफुल फिगर से, कलरफुल ना होने की वजह से हो सकता है बच्चों को समझ में कम आता हो, तो इसलिए मैं उन फिगर को अपने हाथ से उसको ड्रा करके आपको बताता हूँ। दूसरा यह है कि जो जितनी भी हमारे चैनल की फैकल्टी है वह आपको एक एक पॉइंट में आपका टेस्ट सीरीज करवाती है, टेक्स्ट करवाती है, पूरा लेक्चर पढ़वाती है, क्वेश्चन करवाती है। तो आप इस चैनल पे ज़रूर से ज़रूर लोग जुड़ें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो आप किसी चैनल्स में देखते हैं कि बोर्ड पे लोग पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों को यह भी देखा है, बहुत सारे पॉइंट जो है वो गलत पढ़ाते हैं। इसीलिए आप हम लोग का पढ़ाया हुआ अपनी जो भी बुक्स है उसमें भी आप देख लीजिए, क्योंकि हम वो काम नहीं करना चाहते कि आपको पढ़ाएं भी और वह भी गलत पढ़ाएं। दूसरा एक बिंदु है, या जो मटेरियल दिया जाता है आपको, उस मटेरियल को पढ़ने से पहले आप पूरी तरीके से एक एक वीडियो को स्क्रॉल करके नहीं देखिए, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो। ठीक है, जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी की शक्ल देख के, फेस देख के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी फेस दिखा के आपको पढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि हम भी खुद उसी जिस स्टेज पर आप हैं उसी स्टेज पर हम कभी रहे हैं, तो उसी स्टेज से अगर हम पढ़े हैं तो हमको समझ में आता है कि अगर हम फेस देख के किसी का पढ़ते हैं तो हमारा जो अटेंशन है उसके फेस पर, उसके बोलने पर ज़्यादा रहता है,
आपकी बुक के किताब पे नहीं रहता। इसीलिए आप जब बचपन में पढ़ते होंगे तो टीचर क्या बोलता है कि मेरी तरफ नहीं देखो, किताब में देखो, किताब में जहाँ वर्ड लिखा है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत सही शिक्षा दी जाती है। आप उसी के अनुरूप अगर कार्य करते हैं तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं जैसे छोटे बच्चों को चीज़ें एकदम मेमोराइज होती हैं। और याद रखने का ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जितना मेमोरी को स्ट्रांग करेंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे, उतना आपके कंपटीशन में फ़ायदा होगा। क्योंकि जितने भी जेईई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सब मेमोराइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालिसिस पार्ट के क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होती है, न्यूमेरिकल पोर्शन की संख्या बहुत कम होती है। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल अपनी टिप्स पर रखिए। जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है वह बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको आप टिप्स पर रखिए और चीज़ों को समझने का और याद करने का प्रयास कीजिए। यह तभी संभव है जब आप पहले लेक्चर देखें, लेक्चर देने के बाद आप उसकी पीडीएफ पढ़ें। एक और चीज़ है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा। चलिए, मैं तो ये भी नहीं कहता, जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, मैं भी कहता हूँ चलिए नहीं होगा, मान लिया। पर क्या जो आप कोर्स कर रहे हैं वह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसको एक हाई स्कूल इंटर की तरह या 8th क्लास की तरह, 5th क्लास की तरह पास करके नेक्स्ट चरण में बैठना है? ऐसा तो नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं सब्जेक्ट को आपको किसी कोचिंग में जाके पढ़ना पड़ेगा। और किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ेंगे तो अगर आपका बेस नहीं होगा और कोई आपको बेस नहीं पढ़ाएगा। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तभी आप अच्छा पढ़ सकते हैं। तो आप उस नज़रिए से भी ना पढ़ना चाहें तो इस नज़रिए से भी पढ़ें। इसीलिए हम आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए सिर्फ पास होने के लिए मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम आपका बेस मजबूत हो, आपका कंपटीशन में आप फाइट कर सकें, उसके लिए भी हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, मजबूत करा रहे हैं। क्योंकि हर जगह रिटन क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं उसके सेकेंड फेज में, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि जिसमें आप दोनों तरीके से अच्छे हो जाएं। ज़रूरत है बस आपको ध्यान देने की और आपको इसमें लगे रहने की। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला देखते हैं जहाँ मैं क्वेश्चन डालता हूँ वो वीडियो देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने पहला पोर्शन पढ़ा फिर जाके लास्ट में पढ़ा। कंप्लीट देखिए। दूसरा है, जो भी मैं आंसर प्रोवाइड करता हूँ वो सारे टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी पिक डाल देता हूँ। सही ऑप्शन को एक पर्टिकुलर कलर से शो कर देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहाँ पर सारे आंसर आपके लेक्चर वाइज मिल जाएंगे। उसके नीचे लिखा होगा लेक्चर 7 के आंसर, लेक्चर 6 के आंसर या लेक्चर 1 के आंसर, 2 के आंसर। ठीक है, जहाँ से मैंने देने शुरू किए हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सीरीज मिलेंगे। आजकल हम फैकल्टी जो है वो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। मैं भी 1-2 दिन में उसकी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उनको टेलीग्राम पर आकर टिक करिएगा तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कितना आपने उनको समझा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।